नमस्कार साथियों। आज हम लोग फासीवाद और नाजीवाद के अंतर पे बात करेंगे। आपने फासीवाद और नाजीवाद का नाम सुना होगा, हिटलर और मुसोलिनी का नाम सुना होगा। और फासीवाद और नाजीवाद में अक्सर ये कन्फ्यूजन रहता है कि इनमें फ़र्क क्या है। दोनों लगभग एक ही प्रकार के तानाशाही या टोटलिटेरियन या डिक्टेटोरियल विचारधाराओं के रिप्रेजेंटेटिव हैं, लेकिन फिर भी इनमें कुछ तो ज़रूर फ़र्क होगा। आज हम लोग उस फ़र्क को समझने की कोशिश करते हैं कि फासीवाद में और नाजीवाद में बेसिकली अंतर क्या होता है। देखिए, इटली में से फासीवाद का जन्म हुआ और जर्मनी से नाजीवाद का जन्म हुआ। और इटली का जो फासीवाद है वो बेनितो मुसोलिनी के नाम से जुड़ा हुआ है, और जर्मनी का जो जो नाजीवाद है वो एडोल्फ हिटलर के नाम से जुड़ा हुआ है। तो आज हम लोग इस पे, पहले हम लोग फासीवाद पे चर्चा कर चुके हैं, आज हम लोग इन दोनों के अंतर पे चर्चा करेंगे। दोनों में अगर देखा जाए तो वास्तव में दोनों में अनेक समानताएं हैं। और पहली चीज़ तो ये है कि दोनों ही लोकतंत्र विरोधी और अधिनायकवादी विचारधाराएं हैं। ये लोकतंत्र का समर्थन नहीं करती, ये अधिनायकवाद का, डिक्टेटरशिप का, तानाशाही का समर्थन करती हैं। दोनों ही जो है वो साम्यवाद विरोधी परिप्रेक्ष्य में इनका जन्म हुआ, और ये साम्यवाद विरोधी हैं। और इसी के साथ उग्र राष्ट्रवाद की भी ये समर्थक हैं, एक्सट्रीम नेशनलिज्म जिसको कहते हैं उसकी ये समर्थक है। और दोनों ही व्यक्ति पूजा को भी तरजीह देते हैं, अर्थात जिसको कहते हैं हीरो वर्शिप को तरजीह देते हैं। जैसे इटली में मुसोलिनी को और ये जर्मनी में हिटलर को तरजीह दी गई, उसी प्रकार से ये व्यक्ति पूजा पे विश्वास रखते हैं, व्यक्ति को ही, नेता को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। और फाइनली कि ये एक प्रकार से हिंसा की और युद्ध की भी समर्थक हैं, और एक्सपेंशनिज्म की भी बात करते हैं। तो लगभग इन तमाम चीज़ों में हमको दिखाई देता है कि ये हैं तो समान कुछ विचारधाराएं दोनों ही, और दोनों को हम लोग इंटरचेंजेबली, कभी कभी समानार्थी के रूप में भी प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन फिर भी इसमें कुछ तो भिन्नताएं होंगी, क्योंकि परिवेश की भिन्नता है, उसके उत्पत्ति की भिन्नता है, संस्कृति की भिन्नता है, बहुत सारी भिन्नताएं हैं। उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। बोलचाल में आपने देखा होगा कि अक्सर फासिस्ट या फासीवादी इसका प्रयोग ज़्यादा होता है, नाजीवादी का प्रयोग उतना नहीं होता है। फासीवाद को ही हम लोग एक प्रकार से डिक्टेटोरियल या टोटलिटेरियन या एक प्रकार से तानाशाही विचारधाराओं के समानार्थी के रूप में प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हम लोग, और उदाहरण हम लोग हिटलर का देते हैं, ये एक इसमें बड़ी अच्छी विचित्र बात है कि जब हम तानाशाही की बात करते हैं तो बात हम फासीवाद शब्द का प्रयोग करते हैं, जो कि इटली से जन्मी। और जब हम एक तानाशाह का उदाहरण देना चाहते हैं तो हमारे जहन में मुसोलिनी नहीं आता, हम लोग ज़्यादातर हिटलर का उदाहरण देते हैं कि हिटलर आप हो गए हैं, या हिटलर शाही हमको वहाँ दिखाई देती है। तो इस प्रकार से ये एक अजीब बात है कि हम एक तरफ फासीवाद का संकेत लेते हैं, एक तरफ फासीवाद को इंगित करते हैं तानाशाही के लिए, लेकिन जब तानाशाह की बात है तो हम हिटलर के का नाम लेते हैं, जर्मनी का नाम लेते हैं। तो ये जाहिर है कि फासीवाद एक अम्ब्रेला शब्द है, और जितनी भी तानाशाही विचारधाराएं हैं वो सारी की सारी एक प्रकार से ब्रैकेट होती हैं इस अम्ब्रेला के नीचे, फासीवाद के नीचे। तो कायदे से देखा जाए तो नाजीवाद जो है वो जर्मनी से जो उत्पन्न हुआ, वो फासीवाद की ही एक प्रकार से वैरायटी कही जा सकती है, कि वो फासीवाद की एक वैरायटी है जो कुछ रूपों में फासीवाद से भिन्न है। एकदम तो हम लोग कह सकते हैं कि जितने भी नाजीवादी हैं वो सारे के सारे फासीवादी तो है ही हैं, लेकिन जितने भी फासीवादी हैं वो सब नाजीवादी नहीं हैं। तो इसका कहने का मतलब ये है कि नाजीवाद में कुछ तो अलग होगा, कुछ तो अलग प्रवृत्तियां होंगी, कुछ तो उसकी अलग अलग अपनी मान्यताएं होंगी जो उसे फासीवाद से अलग करती हैं। तो आइए आज देखते हैं कि वो प्रवृत्तियां क्या थीं, वो भिन्नताएं क्या थीं जो नाजीवाद को फासीवाद से अलग करती हैं। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी वीडियो में देखा था कि फासीवाद एक उग्र राष्ट्रवाद पर आधारित अधिनायक विचारधारा है, और इसका जन्म इटली में प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था। और इसमें मुसोलिनी एक बड़े लंबे समय तक 1919 से लेके 1945 तक सत्ता में रहा, और नाजीवाद जर्मनी में काफ़ी बाद में सत्तासीन हुआ। और एक प्रकार से 1933 में 1933 में नाजीवाद हिटलर को सत्ता प्राप्त हुई, और वो केवल 1945 तक अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध के समापन तक ही वो सत्ता में रहा। तो दोनों ही जो नाजीवाद और फासीवाद हैं, या हिटलर और मुसोलिनी हैं, इन दोनों ही की सत्ता द्वितीय विश्व युद्ध से समाप्त होती है। इन विचारधाराओं की
अस्वीकृति द्वितीय विश्व युद्ध से प्रारंभ होती है। दोनों का अंत एक प्रकार से 1945 में विश्व युद्ध के बाद हुआ है। और दोनों जिन कारकों से प्रभावित थी, जो चीज़ें की ट्रिगर की इटली में फांसीवाद को और जर्मनी में नाजीवाद को, उसमें 4 प्रमुख चीज़ें हमको दिखाई देती हैं कि 4 कारक थे जिन्होंने फांसीवाद को भी जन्म दिया और नाजीवाद को भी जन्म दिया, अर्थात दोनों ही इटली और जर्मनी में अधिनायकवादी विचारधाराओं को जन्म दिया। पहला तो ये है कि उग्र राष्ट्रवाद का अभ्युदय एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न था, और साम्यवाद का भय ये दूसरा रीज़न था। आप जानते हैं कि 1917 में रूस में रेड रिवॉल्यूशन हो चुका था, खूनी क्रांति हो चुकी थी, और उसका एक प्रसार जो है वो यूरोप में होने की संभावना थी, और इटली में भी काफ़ी कम्युनिस्ट जो है वो सक्रिय हो गए थे, हिंसा भी कर रहे थे। तो उनकी प्रति हिंसा करने के लिए, उनको दबाने के लिए एक प्रकार से फांसीवाद का जन्म हुआ था इटली में। तीसरा जो था कि जो पूंजीवादी संकट, पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था से जो संकट उत्पन्न हो रहे थे, उस संकटों से भी एक प्रकार से हमको दिखाई देता है कि फांसीवाद, जैसे फांसीवाद में मुसोलिनी ने शुरू में वर्कर्स के 8 घंटे हों और ये हो, महिलाओं के अधिकार हों, तरह तरह के कुछ ऐसी बातें की जो कि उसे समाजवाद के निकट ले जाती थी, कम्युनिज्म से अलग करती थी, लेकिन फिर भी वो एक प्रकार से प्रो सोशलिस्ट उसमें कुछ एलिमेंट्स दिखाई देते हैं। और इसीलिए फांसीवाद में आप देखते हैं कि इटली में बहुत सारे युवा, बहुत सारे पुराने जो साम्यवादी थे, सिंडिकेलिस्ट थे या बहुत ही समाज सोशलिस्ट थे, वो सब उसकी तरफ आकृष्ट हुए जो इटली में फांसीवाद का अभ्युदय हुआ। और चौथा था कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक विश्व युद्ध जो हुआ था, उसमें जिस प्रकार की कंडीशंस जर्मनी पे और जिस प्रकार की कंडीशंस इटली पे लागू की गई थी, थोपी गई थी अन्य दूसरे पक्ष के द्वारा, वो भी उनमें एक प्रकार से असंतोष पैदा करती थी। उनको एक प्रकार से अपने अंदर एक जिसको रिवोल्ट कहते हैं, तो जो कंडीशंस ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार विच वेर रेपरेशंस की या जिस प्रकार से इम्पोज की गई थी इटली और जर्मनी पे, वो भी उनके मन में एक प्रकार से आक्रोश को जन्म देती थी। ये 3-4 चीज़ें थी जो इटली में भी और जर्मनी में भी ये अधिनायकवादी विचारधाराओं, फांसीवाद और नाजीवाद का एक कॉमन अभ्युदय का पॉइंट हमको दिखाई देता है। तो फांसीवाद में हमने देखा कि वह उग्र राष्ट्रवाद का समर्थन करता है, वह राज्य को साध्य मानता है, व्यक्ति को साधन मानता है, और एक समरूप नैतिक मूल्यों की स्थापना करना चाहता है, जो मूल्य की राष्ट्र के द्वारा निर्धारित होंगे, जो सरकार के द्वारा, राज्य के द्वारा निर्धारित होंगे। ये तमाम चीज़ें जो हैं फांसीवाद में हमको दिखाई देती हैं। जब हम नाजीवाद पे आते हैं बात करने की भाई अंतर क्या है, तो पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए कि वो सारी की सारी चीज़ें, अर्थात उग्र राष्ट्रवाद, राज्य को साध्य मानना, व्यक्ति को साधन मानना और राष्ट्र नियंत्रित नैतिक मूल्यों की स्थापना करना, ये सारी चीज़ें तो नाजीवाद में आपको दिखाई ही देते हैं। लेकिन इससे भी कुछ उसमें एडिशंस थे, और वो आइए एडिशन समझते हैं कि वो एडिशंस क्या थे। वो एडिशन ही इसको फांसीवाद से अलग करते हैं। पहला जो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट एडिशन जो हिटलर ने किया फांसीवाद में, वो ये था कि उसने रेस को, आर्यन रेस, वो अपने को आर्यन रेस बोलता था, नोमैडिक रेस बोलता, और आर्यन रेस का होने के कारण वो एक प्रकार से रेस की सुपीरियरिटी को स्थापित करना चाहता था। वो आर्यन सुपीरियरिटी को स्थापित करना चाहता था, और वो ये कहता था कि जो हमारा प्योर आर्यन रेस है, उस प्योर आर्यन रेस का ही एग्जिस्टेंस होना चाहिए जर्मनी में। और इसीलिए इसी से उपजता था दूसरा तत्व कि वहाँ पे यहूदी और ये जर्मन, ये 2 प्रकार की विशेष श्रेणियाँ थी जर्मनी में। और यहूदी भी बहुत तेज़ माने जाते थे, बुद्धि में भी और रूप रंग में भी बहुत ही आकर्षक, सुंदर माने जाते थे। तो उनकी स्पर्धा जो है यहूदियों से थी, और उन्होंने कहा कि ये यहूदी लेकिन जो है आर्य नहीं है, लिहाजा एंटी सेमिटिक अर्थात यहूदी विरुद्ध उनका जो है एक तत्व रहा। जबकि यहूदियों को
मतलब अपने से नीचा, आर्यन रेस से नीचा रखने की उनकी प्रवृत्ति रही। और इतना ही नहीं रहा, मतलब इसका ये यहूदी विरोध बहुत ही खतरनाक स्थिति में पैदा चला गया, और इतनी खतरनाक स्थिति में पैदा चला गया कि वो एक प्रकार से नरसंहार का स्वरूप, एक तो होता है विरोध, लेकिन वो विरोध तक ही सीमित नहीं रहा, वो यहूदियों के नरसंहार तक सीमित चला गया। और यहूदियों का बहुत ज़बरदस्त बड़े पैमाने पे हिटलर ने नरसंहार करने का निर्णय लिया, उनको किया, उनका लाखों लोगों यहूदियों को मार डाला। और इतना ही नहीं, उन्होंने इसके साथ साथ अपनी वंश की, आर्यन रेस की प्योरिटी के लिए काम किया। तो आर्यन रेस की प्योरिटी के लिए काम करने का मतलब उनका ये था कि जो आर्य वंश के अच्छे सुंदर लड़के हैं और आर्यवंश की अच्छी सुंदर लड़कियां हैं, वही आपस में एक संतानोत्पत्ति करें और जर्मनी के लिए अच्छी संतति, अच्छे संतान पैदा करें, जिससे कि जो जर्मन की प्योरिटी है, रेशियल प्योरिटी है। तो आप देखते हैं कि जहाँ फासीवाद में आपको इस प्रकार का कोई एलिमेंट नहीं दिखाई देता है, लेकिन नाजीवाद में आपको यहूदी विरुद्ध दृष्टिकोण ही नहीं, बल्कि यहूदियों के नरसंहार का दृष्टिकोण दिखाई देता है। ये तत्व सबसे ज़्यादा अहम है, और इसीलिए आप इसको कभी मत भूलिएगा कि फासीवाद में ये तत्व आपको नहीं दिखाई देता है। और बल्कि आपको जान के हैरत होगी कि मुसोलिनी की एक तो पत्नी थी, लेकिन मुसोलिनी की एक प्रेमिका भी थी, और वो प्रेमिका मार्गेरिटा सरफट्टी उसका नाम था, और वो एक यहूदी महिला थी। और इस प्रकार से एक यहूदी महिला मुसोलिनी की प्रेमिका या प्रेयसी के रूप में होने से भी उसमें इटली में आपको कम से कम एंटी सेमिटिक या यहूदियों के विरुद्ध का कोई दृष्टिकोण फासीवाद में नहीं दिखाई देता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो नाजीवाद को फासीवाद से अलग करता है। दूसरी चीज़ कि फासीवाद में आपको समाज में पद सोपानीयता दिखाई देती है, सामाजिक संरचना में पद सोपानीयता थी। जैसे कि अपने भारत में एक पद सोपानीय सामाजिक संरचना है, और उसमें जाहिर है कि एक पद सोपान में कोई ना कोई ऊपर होगा, कोई बीच में होगा, कोई नीचे होगा। तो इटली में वो पद सोपानीय संरचना आपको दिखाई देती है, और उसमें अभिजन के नेतृत्व की बात होती थी कि भाई जो एलीट है वही उसी को रूल करना चाहिए, उसी को। और इस तरह से अगर आप समाज में पद सोपानीय संरचना में ऊपर हैं, और आप किसी भी जाति के हैं, किसी भी धर्म के हैं, किसी भी वंश के हैं, किसी भी रूप रंग के हैं, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप इत्मीनान से रहिए। अगर आप अभिजन हैं तो आप समाज में नेतृत्व करिए। लेकिन नाजीवाद में आपको इसका बिल्कुल उल्टी चीज़ दिखाई देती है कि नाजीवाद में वंशवादी पद सोपानीयता थी, अर्थात सामाजिक संरचना में पद सोपानीय नहीं था, वहाँ पे वंशवादी पद सोपानीयता थी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप आर्यन रेस के हैं तो आप सबसे ऊपर माने जाएंगे, और उसके बाद ही जितने प्रकार के वंश और विविध वंश के लोग हैं वो सभी उस पद सोपान में नीचे माने जाएंगे। तो ये एक विचित्र बात है कि जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर आप जर्मनी में देखेंगे तो जर्मनी में सारे जो क्रिश्चियंस थे, सारे महत्वपूर्ण पद क्रिश्चियंस के पास थे, ज्यूज़ के पास कोई भी महत्वपूर्ण पद वहाँ पे नहीं था। और इस तरीके से ये जो पद सोपानीयता थी ये आपको रेशियल उसमें दिखाई देती है कि जितने भी क्रिश्चियंस थे वो माना जाता था कि वो सारे के सारे जो है वो आर्यन रेस के हैं, और इसलिए जो है वो पद में सोपान में सबसे ऊपर माने जाएंगे, अभिजन माने जाएंगे, और जो ज्यूज़ हैं वो दूसरे रेस के हैं और इसलिए वो जो है नीचे माने जाएंगे। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो थोड़ा सा मानवीय दृष्टिकोण हमको नाजीवाद में बहुत कम दिखाई देता है, क्योंकि रक्त के आधार पे, वंश के आधार पे एक भेदभाव की वहाँ पे परंपरा बहुत ज़बरदस्त थी, जो कि नरसंहार तक ले जाती थी हिटलर को और जर्मनी को, जो कि आपको फासीवाद में इटली में नहीं दिखाई देती है। दूसरा जो एक अहम फ़र्क दिखाई देता है फासीवाद और नाजीवाद में वो ये कि फासीवादी जो है वो राज्य को सर्वश्रेष्ठ रखते थे, ऊपर रखते थे, और एक प्रकार से मानते थे कि राज्य जो है जैसे अंतिम सत्य ईश्वर होता है उसी प्रकार से अंतिम सत्य राज्य था, राज्य साध था और व्यक्ति साधन था। तो फासीवादी राज्य में या फासीवादी व्यवस्था में
राज्य सर्वोपरि था और हर चीज़ उसके नीचे थी, यहाँ तक कि फांसीवादी पार्टी भी उसके नीचे थी। तो इटली में या फांसीवाद में राज्य ऊपर पार्टी नीचे, फांसीवादी पार्टी नीचे, ये एक अहम तत्व ध्यान रखिएगा। लेकिन जब आप जर्मनी में रिटर्न होते हैं, जब आप नाजीवाद में रिटर्न आते हैं, तो आपको दिखाई देता है कि ये बिल्कुल चीज़ उल्टी थी। और उल्टी क्या थी कि यहाँ पे पार्टी को सबसे ऊपर रखा गया, और जैसे वंश को सबसे ऊपर रखा गया, और पार्टी क्या थी, उन्हीं वंश वालों की, प्योर वंश वालों की पार्टी थी। तो यहाँ पे जो नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, उसकी पार्टी का नाम था, हिटलर की पार्टी का नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। ये जो नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी थी, ये पार्टी आर्यन रेस के प्योरिटी का प्रतीक थी, प्रतिमान थी, और इसलिए सारी की सारी सत्ता इसी के पास थी। और ये जो कहेगी वो बात राज्य को मानना पड़ेगा। राज्य के समस्त अभिकरणों पे पार्टी का पूर्ण नियंत्रण था। ये एक बहुत ख़ास बात है जो कि आपको फांसीवाद और नाजीवाद को अलग करती है। नाजीवाद में पार्टी डोमिनेंस और फांसीवाद में स्टेट डोमिनेंस। तो ये एक दूसरा बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। तीसरी चीज़ जो इन लोगों को अलग करती है वो ये है कि इनके जो कार्यकर्ता थे, उनके शर्ट्स के रंग के आधार पर उनके नामकरण किए गए थे। जैसे इटली में फांसीवादियों ने अपने जो कार्यकर्ता थे उनको ब्लैक शर्ट्स का नाम दिया था, और जर्मनी में जो नाजीवादी थे उनको ब्राउन शर्ट्स का नाम दिया गया था। तो ये भी एक अजीब बात है कि शर्ट्स को आधार बना के, शर्ट के रंग को आधार बना के आपने अपने कैडर का गठन किया। और जो ब्लैक शर्ट्स थे, अर्थात जो इटली के फांसीवादी कार्यकर्ता थे, उनका एक सीमित रोल था कि वो हड़तालों को तोड़ें, क्योंकि वो कम्युनिस्ट के वगैरह हड़ताल करते थे, तो वो हड़तालों को तोड़े और साम्यवादियों को डराएं। यहाँ तक उनकी भूमिका सीमित थी। ध्यान रखिएगा कि फांसीवादी विचारधारा में इटली में जो ब्लैक शर्ट्स थे उन कार्यकर्ता पार्टी के थे, फांसीवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे, उनकी एक सीमित भूमिका थी। वो वामपंथियों द्वारा किए जाने वाले हड़तालों को तोड़ते और उनको डराने का काम करते। जबकि नाजीवादी जो ब्राउन शर्ट्स थे, उनका जो गठन किया गया, उनका काम था साम्यवादियों और नाजी विरोधियों की हत्याएं करना। मतलब एक बहुत ही, आप देख रहे हैं कि जिसको कहते हैं कि फैनेटिक ऑर्गेनाइजेशन हमको जर्मनी में नाजीवाद में दिखाई देता है। फांसीवाद में उतना फैनेटिज्म नहीं दिखाई देता है, उतना आतंकी या उतनी हिंसात्मक दृष्टिकोण नहीं दिखाई देता है काडर का, जितना कि हमको नाजीवाद में दिखाई देता है। तो ये उसकी दूसरी अंतर आपको दिखाई देता है। तीसरा और अन्य जो अंतर है वो ये है कि जब आप फांसीवादी इटली को जब आप देखते हैं, तो फांसीवादी इटली में हम देखते हैं कि नौकरशाही जो है वो एक प्रकार से और उसके जो संबंध थे वो इतना नहीं शक्तिशाली थी कि पार्टी अपनी कोई जो है वो, जब उसके पार्टी के संबंधों पर बात होती थी, कि इटली में पार्टी इतनी प्रभावी नहीं थी, इतनी शक्तिशाली नहीं थी कि वो अपना कोई नौकर रख सके। बल्कि इटली की जो स्टेट थी, इटली की जो ब्यूरोक्रेसी थी, वो ब्यूरोक्रेसी जो है एक प्रकार से पार्टी पे हावी रहती थी, पार्टी को डिक्टेट करती थी। जबकि नाजीवादी व्यवस्था में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पार्टी डोमिनेंस था, तो जब पार्टी डोमिनेंस था तो वो स्टेट पे भी था और नौकरशाही पे भी था। और यहाँ तक वो डोमिनेंट था जर्मनी में कि पार्टी ने अपनी पुलिस का भी गठन कर दिया था, जिसको एसएस कहा जाता था वहाँ पे। तो जर्मनी में पार्टी की अपनी पुलिस होती थी, जो कि उनकी गैस्टेपो जो पुलिस थी उसके जाके जो है उसके पैरेलल थी। तो ये एक विचित्र व्यवस्था थी जर्मनी में कि पार्टी अपनी सिक्योरिटी अपनी पुलिस के साथ जीती थी, और जो है वो राज्य की पुलिस पे एक प्रकार से पैरेलल उसका एग्जिस्टेंस था, जो कालांतर में 1933 में जाके दोनों मर्ज हुआ। लेकिन ये एक ख़ास बात थी जो कि उन दोनों को अलग करती थी। और अंत में एक सांस्कृतिक दृष्टिकोण के रूप में भी दोनों में बहुत भिन्नता दिखाई देती है। इटली में हमको दिखाई देता है कि इटली में जो सांस्कृतिक विरासत थी उसको मुसोलिनी ने बचा कर रखा, उसको उस पर कोई बहुत प्रहार नहीं किया जब तक कि वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट कोई बात न कर रहे हों। अदरवाइज़ उसने लोगों की गतिविधियों पे, सांस्कृतिक गतिविधियों पे किसी प्रकार का अंकुश लगाने की कोशिश नहीं की। जबकि आप जर्मनी में जब आते हैं तो जर्मनी में आपको बिल्कुल इसका उल्टा दिखाई देता है। और उल्टा ये दिखाई देता है
कि नाजीवादियों ने जो जर्मनी में कला और संस्कृति थी उस पे जो करता धरता थे, या तो उनको बहिष्कृत कर दिया जर्मनी से, या उनके ऊपर उनको मौन कर दिया। उनको कहा कि नहीं, आप इस प्रकार के कार्यक्रम नहीं करेंगे, और जो पार्टी डायरेक्ट करेगी, जो नाजीवादी डायरेक्ट करेंगे, जो हिटलर डायरेक्ट करेगा, आपको केवल उसी प्रकार की सांस्कृतिक संरचनाओं का, साहित्य का, कला का, संस्कृति का निर्माण करना है। तो जहाँ इटली में फासीवादियों में इटली की ट्रेडिशनल जो कल्चर थी उसको संरक्षित करके रखा गया, वहीं पे हमको जर्मनी में दिखाई देता है कि जर्मनी की जो ओल्ड कल्चर थी उस पर एक पूर्ण विराम लगाया गया, और जो नाजी संस्कृति थी उसका आगाज़ हुआ, उसको प्रमोट करने की कोशिश की गई। तो निष्कर्ष में ये कहा जा सकता है कि फासीवाद और नाजीवाद दोनों ही व्यवस्थाएं, दोनों ही विचारधाराएं हैं, दोनों ही आंदोलन एक तरह से लोकतंत्र विरोधी रहे, व्यक्ति की स्वतंत्रता विरोधी रहे, अधिनायकवादी रहे विचारधारा, डिक्टेटोरियल रहे, टोटलिटेरियन रहे। फ़र्क बस इतना था कि हिटलर ने यहूदियों का जो नरसंहार था, और वो नरसंहार इसलिए था कि वो आर्यन रेस को, अपनी रेस को, वंश को सुपीरियर मानता था। और इस प्रकार से जो नाजिज्म में हमें चीज़ें दिखाई देती हैं उसमें रेशियल प्योरिटी, वंश की शुद्धता एक बहुत अहम तत्व है, और यहूदी विरोध, एंटीसेमिटिज्म, ये दो बहुत अहम तत्व है। तो अगर इसको इक्वेशन के रूप में हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे कि नाजीवाद इज इक्वल टू फासीवाद प्लस रेसिज्म प्लस एंटी सेमिटिज्म। अर्थात अगर नाजीवाद को परिभाषित करना हो तो कैसे करेंगे कि फासीवाद में जो आप रेसिज्म को जोड़ दीजिए, अर्थात वंशवाद को जोड़ दीजिए, आर्यन प्योरिटी को जोड़ दीजिए, और उसमें यहूदी विरोध को जोड़ दीजिए, तो वही एक प्रकार से नाजीवाद का स्वरूप ग्रहण कर लेता है। तो मुझे लगता है कि संक्षिप्त चर्चा में आपको फासीवाद और नाजीवाद का अंतर कुछ समझ में आया होगा। अगर इस संबंध में आपके कोई प्रश्न हो, कोई शंकाएँ हो, तो हमसे साझा करने की कृपा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।